बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे, जिसमें एक ऑडियो लेक्स के हवाले से आज राना सनाउल्लाह का एक फेक ऑडियो आए हैं और मैं चाहता हूं कि वो भी आप सुन ले कि पाकिस्तान के अंदर जो खेल शुरू किया गया है उसके अंदर किस किस्म की चीज़ें हो सकती है और किस तरीके से पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम कर दिया गया। उसके साथ साथ दहशतगर्दी के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज़म सेक्टर हैं उसको एक बार फिर निशाना बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म बहाल हो चुका था। बाहर दुनिया से लोग आ रहे थे और मुकामी लोगों की ज़िंदगी भी तब्दील होती जा रही थी। उसमें कुछ कारोबार भी दोबारा बहाल होते जा रहे थे, उस पर भी बात करेंगे। और साथ एएनपी क्या पीडीएम को छोड़कर निकलने वाली है, मतलब पीडीएम से भागने वाली है एएनपी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ एफआईए की तरफ से तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये भी आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं जो बदकिस्मती की वजह से पाकिस्तान के अंदर ऑडियो लेक्स के नाम पे एक ड्रामा शुरू किया गया है और उससे पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया गया। देखिए, इसके अंदर जो भी लोग शामिल हैं इसका रिस्पॉन्सिबल तो हुकूमत है। मतलब आप हुकूमत तो ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हुकूमत इस ऑडियो लेक्स के या इस पूरे ड्रामे के अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर ये उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनको विद इन 2 और 3 डेज गिरफ्तार करके कौम के सामने लेकर आ जाते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और अभी तक हुकूमत ने एक भी बंदे को गिरफ्तार नहीं किया। इसी वजह से इसके तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत के ऊपर है और लोग ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हुकूमत कर रही है। अगर हुकूमत परस करे, हुकूमत ये कहती है जिस तरह के वज़ीर आज़म ने कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, तो फिर कौम को ये बताया जाए कि अगर इसके अंदर इनका कोई रोल नहीं है तो फिर अभी तक लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अगर कहते हैं कि उन तक हम पहुंच नहीं सकते तो क्या ये कोई मुश्किल काम है कि उन लोगों तक वो पहुंच जाए। जो रिसेंटली एफआईए का एक रिपोर्ट आया है उसके अंदर अगर जितने भी लोगों ने ट्विटर के ऊपर अगर कोई पोस्ट किया है तो उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके टेलीफोन नंबर, उनके घर के पते, उनके फैमिलीज के डिटेल, वो सारी चीज़ें उस रिपोर्ट के अंदर शामिल कर दी गई हैं। तो अगर आप ये काम कर सकते हैं तो क्या यहाँ पे जिन लोगों ने इस पूरी खेल के अंदर हिस्सा लिया तो उन तक आप नहीं पहुँच सकते? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है और इसका जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हुकूमत ने इस बात की जवाब कौम को नहीं दी, इसी वजह से कौम हुकूमत को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है। और बुनियादी बात यह है कि अगर हुकूमत इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर इमरान खान के जो ऑडियोज़ सामने आ गई उस पर 2-2 और 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज़ाना क्यों की जाती है, उस पर वज़ीर आज़म से लेकर वो बाकी वज़रा तक बयानात क्यों जारी किए जाते हैं। अगर ये चीज़ हुकूमत ने नहीं की तो फिर ये लोग इसकी तस्दीक किस तरह कर रहे हैं कि जो एक्सपर्ट है वो कह रही है कि ये जाली है और ये लोग वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म आकर कहते हैं कि नहीं ये असली है। तो अगर ये असली है, परस करे एक्सपर्ट कहते हैं कि ये जाली है, आप यहाँ से कह रही है कि ये असली है, तो फिर आपके पास कोई सबूत भी इस चीज़ की मौजूद होगी। इसका मकसद ये है कि आप लोगों ने इस पूरी चीज़ को क्रिएट कर दिया है, इसी वजह से आप लोग कह रहे हैं कि ये असली है। अभी बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल ये है कि अगर ये चीज़ें हुकूमत ने आउट कर दी हैं, ये ऑफिशियल सीक्रेट है, और जब ऑफिशियल सीक्रेट अगर वज़ीर आज़म हाउस से लीक की जाती है तो फिर जितने भी लोग हैं उनको डील किया जाएगा अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तमाम वो लोग जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इस किस्म की चीज़ों के सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबल हैं वो तमाम के तमाम लोग इस एक्ट के तहत फिर
ٹرائل ان کی جا سکتی ہے، اور اگر ان کی ٹرائل ہوگی تو وہ 14 سال کے لیے جیل جائیں گے۔ اس کے اندر تمام لوگ، خواہ جو بھی شامل ہیں، ایون کہ وزیر اعظم تک بات جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی اگر انویسٹیگیشن ہوگی اور جن لوگوں نے اس چیز کو لیک کیا ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کس کے کہنے پہ یہ سارا کام کیا ہے، اور اگر وہ بتا دے کہ فلاں بندے کے کہنے پہ یہ چیزیں ہم نے کر دی ہیں، تو اس بندے کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ریسپانسبل لوگ ہیں وہ اس ایکٹ کے تحت ان کو ڈیل کیا جائے گا، اور جب وہ ڈیل ہوں گے، ان کے خلاف مقدمات ہوں گے، تو پھر وہ 14 سال کے لیے جیل میں جا سکتے ہیں۔ ابھی سوال یہ ہے کہ اس سے نہ صرف وزیر اعظم ہاؤس کو پوری دنیا کے اندر بدنام کیا گیا، بلکہ اس سے پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پوری دنیا کے اندر ایک نام تھا، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز سب سے مؤثر انٹیلیجنس ایجنسیز قرار دیے جاتے تھے، لیکن ان لوگوں نے پاکستان کے ان اداروں کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کی ان قومی اداروں کو تباہ کر دیا، جو 75 سال میں بڑی مشکل سے اس مقام تک پہنچے تھے، اور پوری دنیا کے اندر ان کا ایک نام تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایکشن لینا چاہیے تھا، کیونکہ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان کو قربان کر دیا گیا، اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستانی قوم کی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایجنسی کسی بھی پولیٹیکل جماعت کی نہیں ہے، نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی ہے، یہ پاکستانی قوم کی ہے، اور جب پاکستانی قوم کے اداروں کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا تو ان کے خلاف پھر کارروائی ہونی چاہیے تھی، جو ابھی تک نہیں ہوئی۔ یہ پاکستانی قوم کا ایک بڑا سیریس سوال ہے، اور اس کا جواب میرے خیال میں ان تمام اداروں کو دینا پڑے گا جو ابھی تک ان لوگوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہوئی۔ ان کی گرفتاری اتنی مشکل کام نہیں تھی، وہ بار بار یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا ایک واٹس ایپ مخصوص گروپ ہے جن کے اندر کچھ دانشور شامل ہے، آپ صرف اس واٹس ایپ گروپ کو چیک کریں اور یہ کام پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کر سکتے ہیں کہ اس گروپ کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان لوگوں کو یہ آڈیو کس نے بھیجی، تو اس کا نمبر آ جائے گا۔ جب نمبر آ جائے تو اس بندے تک آپ پہنچ جائیں گے۔ جب آپ وہاں تک پہنچ جائے، اس کو گرفتار کرے، ان سے پوچھ لے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کس نے دی تھی اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ اس گروپ میں شیئر کرے، تو جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان تک آپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن ابھی تک میرے خیال میں یہ خود ہی اس میں کچھ دلچسپی نہیں لے رہی، اور اسی وجہ سے ساری چیزیں خراب ہو گئی۔ ایک اور جو سیریس مسئلہ ہے وہ گلگت بلتستان کے سینئر منسٹر کو اغوا کیا گیا تھا بابو سر کے مقام پہ۔ وہ گلگت سے اسلام آباد آ رہے تھے، ان کے ساتھ اپنا بیٹا بھی تھا، باقی لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ان کو وہاں پہ ملیٹنٹس نے پکڑ کے ان کو گرفتار کیا، اور پھر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور مقامی مشران ہیں انہوں نے ان ملیٹنٹس کے ساتھ مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے بعد پھر ان کو رہا کر دیا گیا۔ اور پھر ان کے اپنے مطالبات بھی تھے، اور مطالبات ان کے یہ تھے کہ ان کے جتنے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کرے۔ گلگت بلتستان کے اندر جو خواتین کے مختلف سپورٹس ایونٹس ہوتے ہیں اس پہ پابندی عائد کرے، اس قسم کے مطالبات ڈان اخبار کے مطابق ان کے سامنے آ گئے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک سازش ہے۔ سازش کس طرح ہے؟ پہلے سوات کو ٹارگٹ کیا گیا، دیر کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ابھی گلگت بلتستان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ گلگت بلتستان اور ملاکنڈ ڈویژن پاکستان کے اندر ٹورزم کے حوالے سے مین سپاٹس ہیں، جہاں پہ جو ایک سو کولڈ وار آن ٹیرر تھی، اور وہ اس کے خاتمے کے بعد یہاں پہ ٹورزم دوبارہ بحال ہوا تھا۔ نہ صرف پاکستان کے اندر سے بلکہ بیرون دنیا سے کافی سارے لوگ ان علاقوں کی طرف آ رہے تھے، اور یہاں پہ ہمارے مقامی لوگوں کے کاروبار بھی بحال ہوئے تھے۔ یہاں پہ کافی بہت زیادہ سرمایہ کاری ہو رہی تھی، یہاں پہ ٹورزم کے مد میں کافی پیسہ آ رہا تھا، اور لوگوں کی زندگی بھی آہستہ آہستہ خوشحال ہوتی جا رہی تھی، اور لوگوں کے روزگار بھی یہاں پہ شروع ہو چکا تھا۔ تو اس سے چونکہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا تھا، پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہو رہا تھا۔ جس طرح کی سوئٹزرلینڈ کو اگر آپ دیکھ لیں، جو ہمارے نادرن ایریاز کے
हाफ भी नहीं है, और उनकी एनुअल इनकम अगर आप देख ले तो वो तकरीबन $47 बिलियन हैं। तो इसका मकसद ये है कि अगर स्विट्ज़रलैंड का ये है हम पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म पे फोकस करें, तो अगर उनका $47 बिलियन है तो पाकिस्तान के $100 बिलियन टूरिज़म इंडस्ट्री से हम बड़े आसानी के साथ कमा सकते हैं। और मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान को किसी भी IMF की ज़रूरत भी नहीं होगी, न किसी वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत होगी, ना अमेरिका और बाकी दुनिया से भीख मांगने की ज़रूरत होगी। बल्कि अगर आपकी इस सेक्टर के अंदर इतना पैसा आ जाए तो फिर आपके पाकिस्तान के लिए किसी भी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब ये सेक्टर अभी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होता जा रहा था, इमरान खान साहब ने उसके अंदर एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का स्टेप लिया था कि दुनिया के 170 ममालिक के लिए उन्होंने वीज़ा एक सिस्टम शुरू किया था कि जितने भी टूरिस्ट पाकिस्तान आना चाहते हैं तो वो सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ कर वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, उनको वीज़ा मिलेगा और विदिन तकरीबन 24 आवर्स, और फिर उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आ सकेंगे। और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म की जो इंडस्ट्री थी वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही थी। लेकिन अभी एक सोचे समझे प्लान के तहत हमारे जो सयाहती इलाके है उसको टारगेट कर दिया गया है ताकि यहाँ पे जो टूरिज़म का सेक्टर है वो डेवलप ना हो सके। हालांकि आप पाकिस्तान को देख ले, पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर 140 ममालिक जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं उसमें सबसे जो जिसको कहते हैं इनएक्सपेंसिव, जहाँ पे कीमती बहुत ज़्यादा कम होती है, तो पाकिस्तान का नंबर उसमें 37 नंबर पे है। और इसी वजह से दुनिया के जो टूरिस्ट है फर्ज करें उनके पास अगर $5,000 है, वो पाकिस्तान आते हैं तो बड़े मज़े से 2-3 हफ्ते यहाँ पे गुजार सकते हैं और बड़े मज़े से यहाँ पे क़याम कर सकते हैं और बेहतरीन किस्म का खुराक, बेहतरीन किस्म का ट्रांसपोर्ट वो उसमें अपने लिए अरेंज कर सकते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ लोग आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 इश्यूज है, एक सिक्योरिटी का है कि उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट आप दे, और दूसरा सड़कों का और जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे फैसिलिटी उनकी क़याम वगैरह का बंदोबस्त करना है। तो वहाँ पे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई थी कि सड़कें बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, वहाँ पे होटल्स बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, अमन व अमान भी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई थी। लेकिन अभी एक बार फिर एक मंसूबे के तहत इस सेक्टर को टारगेट किया गया है ताकि पाकिस्तान टूरिज़म साइड पे आगे न बढ़ सके, और जो इस सेक्टर से पाकिस्तान $1 बिलियन एनुअली कमा सकते हैं ताकि उसको पाकिस्तान न कमा सके। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और मेरे ख्याल में हमारे जो बाइख्तियार लोग हैं उनको इस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा। ये इनकार काफ़ी नहीं कि वज़ीर दिफा वज़ीर दाखिला ये इनकार करे कि यहाँ पे कोई मिलिटेंट्स नहीं है। देखिए, आपको इन चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा। आप इन चीज़ों के ज़िम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और अगर आप लोगों ने बर वक्त एक्शन नहीं लिया तो ये जो अभी तक इकदाम किए गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपकी ये इंडस्ट्री एक बार फिर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। एक और आज ANP की तरफ से एक बयान सामने आया है कि अगर हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए तो उसी सूरत में ANP PDM को छोड़कर निकल जाएगी। ANP का सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर एक नशस्त है। ANP क्यों उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ANP के लिए जो 4 सदर की नशस्त पे उनके सूबाई सदर और असफंदियार वली खान के बेटे वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इमरान खान से नहीं जीत सकते। उनकी पोजीशन 4 सदर के अंदर ये नहीं है कि वो ये इलेक्शन इमरान खान से जीत सके। बुनियादी मसला ये है कि ANP PDM के साथ बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी है। जितनी भी महंगाई आ गई है, जो लोग तबाह हो चुके हैं, पाकिस्तान की मौजूदा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके अंदर जो PDM की जितनी भी इकदाम है वो चूँकि 3 जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे फैसले वहाँ पे कर रही है, लेकिन उसके असरात ANP के ऊपर भी आ गई है क्योंकि लोग ANP को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है कि ANP भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी वजह से वो अभी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से PDM से निकल जाए और अपना उनके पार्टी को नुकसान पहुंचा है आवाम के अंदर उसको
रिकवर कर सके उस नुकसान को। लेकिन मेरे ख्याल में अवाम बड़े समझदार है। ANP इस रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बन गए थे और ये सारी जो पाकिस्तान की तबाही हुई थी उसमें ANP बराबर की शरीक थे। अभी अगर वो भाग रही है, वो निकल रही है, तो कौम इन सारी चीज़ों को समझती है और मेरे ख्याल में उनको जितना वो डैमेज उनकी पार्टी को पहुंच चुका है मज़ीद भी उनको पहुंचेगा, क्योंकि उस वक्त इनको सोचना चाहिए था कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसके नुकसानात क्या होंगे। एक और FIA की तरफ से एक प्लान है और PTI क्लेम कर रही हैं कि उनके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, सैफुल्लाह नियाज़ी को, हामिद ज़मान को और बाकी लोगों को भी लॉन्ग मार्च से पहले गिरफ्तार करने का प्लान है वफाकी हुकूमत का, जो एक सो कॉल्ड किस्म का फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग जो भी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें वो करने की कोशिश कर रही हैं ताकि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो कामयाब ना हो सके। लेकिन मेरे ख्याल में उसके लिए PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने रिट दायर की है। लेकिन इस मरतबा बहुत ज़्यादा लोग इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और जो लोगों से हम सुन रहे हैं और जो लोगों की जज्बात है और जो महंगाई की वजह से लोग मुतासिर हैं, तो इस मरतबा इमरान खान की कॉल का लोग बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं और जब वो कॉल देंगे आज कल परसों 2-3 दिनों में, तो आप देख लेंगे कि खैबर पुख्तनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से, क्योंकि बाकी इलाकों में सैलाब के सूरत हाल ख़राब है तो वहाँ से लोगों का आना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा, शायद लोग आ भी जाए। लेकिन इन 4 जगहों से बहुत ज़्यादा लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और वो लाखों के तादाद में हो सकते हैं और मरकज़ी हुकूमत के लिए उनको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म से लेकर वज़ीर दाखिला तक और मुस्लिम लीग के तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको अभी समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से वो इस सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर वो बाइज़्ज़त तरीके से इन क्राइसिस से निकलना चाहते हैं तो उनके पास ये बेहतरीन रास्ता है कि पूरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान करें और ये कहे कि चलो पाकिस्तानी कौम जो है वो जिसको भी चाहे वो इलेक्ट कर दे और हम मज़ीद इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम पाकिस्तानी कौम की डिमांड पे इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये एक बड़ा बाइज़्ज़त और एक अच्छा रास्ता है और मेरे ख्याल में इसके ज़रिए लॉन्ग मार्च से भी वो बच सकते हैं। तो अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर इस्लामाबाद की तरफ लोग आ रहे हैं और इस मरतबा बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे और उनको कंट्रोल करना मेरे ख्याल में मरकज़ी हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।